हेलो आरबीसी बायोलॉजी 12th में आज हम अध्याय 3 में परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्धन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस पाठ के मुख्य टॉपिक देखें तो पहला पढ़ेंगे हम परागण, जिसमें परागण की परिभाषा, प्रकार, अनुकूलन और विधियों का अध्ययन करेंगे। फिर पढ़ेंगे असंगतता या अनिषेचता, इसकी परिभाषा, प्रकार और इसके कारण का अध्ययन करेंगे। फिर पढ़ेंगे निषेचन, इसमें इसकी प्रक्रिया में इसकी परिभाषा, प्रक्रिया और महत्व का अध्ययन करेंगे। फिर पढ़ेंगे भ्रूणपोष, फिर पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन, उसके बाद बीज का परिवर्धन, फिर फल का विकास और अंत में पीढ़ी एकांतरण। आज शुरू कर रहे हैं हम इसका पहला टॉपिक परागण। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो अपन जानते हैं परागकोश में परागकण बनते हैं। ये जो परागकोश में परागकण बने हैं, ये परागकोश से निकलकर अगर स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो ये क्रिया परागण कहलाती है, यानी परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। पहले पढ़ते हैं अपन स्वपरागण। अगर इस डायग्राम को देखें अपन तो इसमें हमने ये एक पादप लिया है और इस पादप पर हमने दो पुष्प लिए हैं। ये मान लो परागकोश है। अब इस परागकोश में जो परागकण बनता है वो या तो इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा सकता है या वो इसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा सकता है। तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। मतलब परागकण का उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण ही स्वपरागण कहलाता है। ये स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और सजाति पुष्पी परागण। इस डायग्राम में देखें अपन तो ये जो केस आपको दिख रहा है जिसमें परागकण जिस पुष्प में बना उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो कहलाता स्वयुग्मन। और ये जो परागकण यहाँ बना है वो उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो वो कहलाता सजाति पुष्पी परागण। यानी स्वयुग्मन कब होगा? जब परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे। और सजाति पुष्पी परागण कब कहलाएगा? जब परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। अब अपन पढ़ते हैं स्वपरागण के लिए पुष्प में क्या क्या अनुकूलन या क्या क्या युक्तियां होनी चाहिए। तो पहला, पुष्प उभयलिंगी होना चाहिए। दूसरा, उसमें समकाल पक्वता होनी चाहिए। समकाल पक्वता का मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर का एक साथ परिपक्व होना समकाल पक्वता कहलाती है। जैसे उदाहरण दे रखे हैं मीराबिलस, जिसे गुल अबास भी कहते हैं, कैंथेरेंथस जिसे सदाबहार भी कहते हैं, इन दोनों में समकाल पक्वता पाई जाती है। और तीसरा गुण है कि उस पुष्प में अनून मिल्यता होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण गुण है। इसमें क्या होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर है वो दल या बाह्य दल से ढके रहते हैं, तो ये गुण अनून मिल्यता कहलाती है। और इसका उदाहरण है वायोला, जैसे पानसी में, कोमेलिना जिसे कनकोआ भी कहते हैं, और ऑक्जेलिस जिसे खट्टी बूटी भी कहते हैं। अब ये और क्लियर कर लेते हैं कि जिन पुष्पों में अनून मिल्यता होगी उनमें फिर स्वपरागण के अपने जो दो प्रकार पढ़े थे उन दोनों में से सदैव स्वयुग्मन ही होगा। ध्यान रखिएगा, अगर उस पुष्प में क्या मिलती है, अनून मिल्यता मिलती है तो। अब इसके बाद में हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं परपरागण। यानी अभी हमने स्वपरागण के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं परपरागण। पहले इसकी परिभाषा देखें तो डायग्राम में देखिए हमने एक ही जाति के दो पुष्प लिए। ये पादप A और ये पादप B है, दोनों की जाति एक ही है। यहाँ जो परागकोश है उसमें जो परागकण बन रहा है वो अपनी ही जाति के दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो वो कहलाती है परपरागण। यानी इसमें अपनी ही जाति के अन्य पादप के पुष्प पर परागकण का पहुंचना परपरागण कहलाता है। इसमें देखो अनुकूलन क्या क्या होना चाहिए। पहला, पुष्प एक लिंगी होना चाहिए। लेकिन अपवाद देखिए, लौकी और तुरई, इन दोनों में दोनों ही प्रकार के एक लिंगी पुष्प एक ही पादप पर पाए जाते हैं। नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पादप पर होते हैं। तो ऐसे में पुष्प तो एक लिंगी है लेकिन फिर भी इनमें सजाति पुष्पी परागण यानी स्वयुग्मन पाया जाता है। दूसरा अनुकूलन, स्वबंध्यता या स्व अनिश्चितता या स्व असामंजस्यता पुष्प में होनी चाहिए। ये स्वबंध्यता क्या है कि अगर पादप में स्वपरागण हो जाए तो परागकण से पराग नलिका का निर्माण नहीं होता है। ये क्रिया स्वबंध्यता कहलाती है। और ऐसे कंडीशन में फिर पुष्प स्वबंध्यता में परपरागण को दर्शाता है ताकि उसमें पराग नलिका का निर्माण हो सके। अच्छा, फिर
अगला गुण है भिन्न काल पक्वता। इसमें क्या है, पुंकेसर और स्त्री केसर का अलग अलग समय में परिपक्व होना। या तो पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाएगा या स्त्री केसर, ये कहलाता भिन्न काल पक्वता। तो इसके आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं, पुपूर्विता और स्त्री पूर्विता। पुपूर्विता में क्या होगा, इसमें पुंकेसर स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाएगा, जैसे गुड़हल, कपास, सूरजमुखी और आरणी के अंदर। इसी प्रकार स्त्री पूर्विता में क्या होगा, इसमें स्त्री केसर है वो पुंकेसर से पहले परिपक्व हो जाएगा, जैसे ब्रेसिकेसी कुल के पादप है, रोजेसी कुल के पादप है और चंपा और बरगद है। तो हम पढ़ रहे हैं पर परागण के लिए अनुकूलन। पहला पुष्प एक लिंगी होना चाहिए, दूसरा स्वबंध्यता होनी चाहिए, तीसरा भिन्न काल पक्वता होना चाहिए, चौथा अवरुद्ध परागण या हरकोगैमी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर के मध्य संरचनात्मक और कार्यात्मक अवरोध पाया जाए तो ये घटना हरकोगैमी कहलाती है। जैसे संरचनात्मक अवरोध का उदाहरण है टेरियोफिलेसी कुल के पादपों में। इनमें जो पुष्प की वर्तिका है इसकी लंबाई पुंकेसर से बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण फिर स्वपरागण न होकर पर परागण हो जाता है। तो कार्यात्मक अवरोध का उदाहरण है ग्लोरियोसा या इसे कहते हैं कलिहारी। इसमें परागकोश का स्फुटन इतना विस्फोट के साथ होता है कि वो परागकण दूर दूर बिखर कर अपनी जाति के दूसरे पादपों की पुष्प की वर्तिका पर गिर जाते हैं। तो ये घटना हरकोगैमी होती है। और पांचवा अनुकूलन है विषम वर्तिकात्व। इसमें क्या होता है, जैसे प्रिमूला है, इसके कुछ पुष्पों में स्त्री केसर है वो अधिक लंबा होता है और पुंकेसर छोटा होता है, तो कुछ पुष्पों में स्त्री केसर छोटा होता है और पुंकेसर लंबा होता है। ये घटना विषम काल पक्वता कहलाती है। तो ये था पर परागण और स्वपरागण। अब हम पढ़ते हैं परागण की विधियां। और परागण आप देख रहे हैं 5 विधियों से यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे वायु परागण वायु से होगा, जल परागण जल से होगा, कीट परागण कीटों द्वारा, पक्षी परागण पक्षियों द्वारा और चमगादड़ परागण चमगादड़ द्वारा होगा। इन सब परागण में पुष्पों में कुछ अनुकूलन या कुछ विशेषताएं होती है जो अपन आगे देखते हैं। जैसे देखिए वायु परागण में बात करें तो इसमें परागकण छोटे, हल्के, चिकने और शुष्क और असंख्य होने चाहिए ताकि वो हमें उड़ सके। अच्छा, परागकोश मुक्त डोली होना चाहिए, यानी हवा में लटका हुआ होना चाहिए ताकि वो हवा के संपर्क में रहेगा और उसमें भरे परागकण हवा के साथ उड़ सके। अच्छा, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र भी हवा के संपर्क में रहनी चाहिए ताकि हवा के साथ आने वाले परागकण स्त्री केसर के संपर्क में आ सके। अच्छा, वर्तिकाग्र रोमिल होनी चाहिए जैसा कि घास में, या पक्षमा भी होनी चाहिए जैसा कि टाइफा में। इससे क्या होगा, जो हवा में परागकण आ रहे हैं वो रोम या पक्षमाप में फंसकर वर्तिकाग्र पर चिपक जाएंगे। या फिर वर्तिकाग्र चिपचिपी होनी चाहिए, श्लेष्मिक होनी चाहिए ताकि हवा के साथ आने वाले परागकणों को अपने ऊपर चिपका ले। और इसमें पुष्प रंगीन होंगे, मकरंद रहित होंगे और ये जो पुष्प है वो पादप के शीर्ष पर लगे रहते हैं ताकि पुष्प हवा के संपर्क में आराम से आ सके। इसी प्रकार अब हम देखते हैं जल परागण के लिए क्या अनुकूलन होना चाहिए। तो पहला वही परागकण हल्के, शुष्क और असंख्य होने चाहिए। दूसरा, परागकणों पर श्लेष्मा का चिकना आवरण होना चाहिए ताकि वो जल में सड़कर नष्ट ना हो सके। वर्तिकाग्र भी चिकनी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें पुष्प रंगीन होंगे, मकरंद रहित होंगे और इसमें पुष्परंत लंबा होता है और कुंडलित होता है ताकि जल के स्तर के अनुसार पुष्प को ऊपर नीचे किया जा सके। अब आपको दे रखा जल परागण 2 प्रकार का होता है, अधोजल परागण या जलाध परागण और अधिजल परागण यानी जल पृष्ठ परागण। अच्छा, अधोजल परागण में क्या होगा, इसमें परागण क्रिया जल के अंदर होगी, यानी पुष्प पानी में डूबे हुए होते हैं जैसे नाजास में, सीरेटोफिलम में और जोस्टेरा में। जबकि अधिजल परागण में क्या होगा, इसमें परागण क्रिया जल की सतह पर होगी, यानी पुष्प जल की सतह पर पाए जाते हैं जैसे वेलिशिनेरिया। अच्छा, अब ध्यान रखना ये पोटामोजिटोन, मीरियोफिलम और निम्फिया, हालांकि तीनों जलीय पादप है लेकिन फिर भी पोटामोजिटोन और निम्फिया में वायु परागण होता है, पोटामोजिटोन और मीरियोफिलम में वायु परागण होता है जबकि निम्फिया में कीट परागण पाया जाता है। अब पढ़ते हैं अगला कीट परागण। तो कीट परागण में ध्यान रखना 80% परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है और इसके लिए वही परागकण हल्के, सूक्ष्म, असंख्य होने चाहिए। अच्छा, वापस परागकण चिपचिपे होने चाहिए ताकि कीटों पर चिपक सके। वर्तिकाग्र भी चिपचिपी होनी चाहिए
ताकि परागकणों को अपने ऊपर चिपका सके। और खास बात, ऐसे पुष्प रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं और गंध युक्त और बड़े बड़े होते हैं, या अगर छोटे होंगे तो गुच्छों के रूप में। इससे क्या होगा, वो रंगीन और चमकदार होंगे और गंध वाले होंगे तो कीट पुष्पों की ओर आकर्षित होंगे और मकरंद को खाने के लिए कीट पुष्प पर जाकर बैठेंगे, जिसके कारण परागकण कीटों पर चिपक जाएंगे और वही कीट जब दूसरे पुष्प पर जाएगा तो परागकण उस दूसरे पुष्प पर गिर जाएंगे। जैसे सरसों, सालविया को तूखमंग लंगा भी कहते हैं, और आर्किड्स, आक आदि के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन पक्षी परागण। इसमें देखिए जो पुष्प है वो बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं और मकरंद युक्त और विशेष प्रकार की गंध युक्त होते हैं, ताकि पक्षी पुष्प की ओर आकर्षित हो सके। और परागकण वही चिपचिपे, सूक्ष्म, रंगीन और असंख्य होने चाहिए। अच्छा, इनमें पुष्प या तो नलिकाकार होगा जैसे तंबाकू के अंदर, या पालेनुमा जैसे बोतल ब्रश के अंदर है, और क्ली स्टेमोन के अंदर, और कुंभाकार जैसे एरिकेसी फूल के पादपों में होता है। ठीक है। अच्छा, अब वही कीट मकरंद खाने के लिए पुष्प के संपर्क में आएंगे और वो जो कीट की चोंच है उस पर परागकण चिपक जाएंगे। कुछ पक्षियों के नाम दे रखे हैं आपको, गुंजन पक्षी, शक्करखोर, नेक्टेरिना, ये ऐसे पक्षी जो परागण क्रिया करते हैं। अगला देखिए चमगादड़ परागण। ठीक है। और इसमें क्या अनुकूलन होता है कि ऐसे परागकण भी हल्के, सूक्ष्म, रंगीन, असंख्य और चिपचिपे होने चाहिए। वर्तिकाग्र, चिपचिपी और श्लेष्मिक होनी चाहिए। पुष्प है वो रंगीन, मकरंद युक्त और गंध युक्त होने चाहिए। और ऐसे पुष्प रात में खिलते हैं, क्योंकि चमगादड़ निशाचारी प्राणी होता है। अब याद रखना, एरिसीमा यानी सर्पपक्ष और आर्किड में घोंघों द्वारा परागण होता है, जबकि गुलमोहर और सेमल में गिलहरी द्वारा परागण होता है। तो यह आज हमने परागण, इसके प्रकार और इसकी विधियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।